दोस्तों, हम जिस दुनिया में रहते हैं अपने इर्द गिर्द की रियलिटी के अलावा इस दुनिया में बहुत सारी मिस्ट्रीज या राज छुपे हुए हैं। न जाने कितने पुरस्कार और मखलूकात अजायबात हमारे आसपास मौजूद है जिनसे पर्दा उठना अभी बाकी है। ये सब जिंदगी के एक ऐसे डायमेंशन में रहते हैं कि इनका वजूद हमारी नजरों से ओझल है। इन पुरस्कार मखलूक को हम कई नामों से जानते हैं, मसलन देव, जिन्नात, चुड़ैले, परिया, डेमोन्स, बोने वगैरह वगैरह। ये सब एक ऐसी डायमेंशन या पर्दे में रहते हैं जिनको दुनिया बनाने वाले ने बहुत बड़ी हिकमत के तहत आम इंसानी आंखों से उनकी अपनी बेहतरी के लिए ही पोशीदा रखा है। वरना इन मखलूकात के सामने आने वाले वाक़ात में जो मुतासरा लोगों का हाल होता है वो उनको जहनी और जिस्मानी मरीज बनाने के लिए काफ़ी होता है। इनकी तख्लीक का भी वही मकसद है जो एक इंसान का है, यानी इबादत। जिन उमूमन 3 तरह के होते हैं, जिसमें से पहला किस्म ऐसे जिन्नात है जो उड़ सकते हैं। ये जिन बहुत ताकतवर होते हैं, ये आसमानों में उड़ा करते हैं। इन्हीं में वो शयातीन जिन होते हैं जो आसमान की तरफ राज चुराने जाते हैं, लेकिन आसमान के मुहाफिज फरिश्ते इनको शहाब साकिब मार कर जलाते हैं, जिनको उर्फ आम में हम टूटा सितारा कहते हैं। कुछ जिन जानवरों की शक्ल में होते हैं, एक मुकम्मल सियाह रंग का कुत्ता या बिल्ली या सियाह रंग का सांप। हमजाद जिन इंसान के साथ ही पैदा होता है और जिस इंसान के साथ ये पैदा होता है ये उसी की शक्ल का होता है, मगर ये जिन काफिर होता है। कहते हैं कि मरते दम तक ये उस इंसान के साथ रहता है और जिंदगी भर उस इंसान को गुमराही और वसवसे में डालने की कोशिश करता रहता है। यही वो जिन है जो मरने के बाद रूह या बदरू बनकर बेवकूफ बनाता है। जादूगर कब्रिस्तानों में इसी हमजाद जिन को काबू करने के लिए अमल करते हैं ताकि इसको काबू करके वो मुख्तलिफ शयातीनी काम ले सके। कुछ जिन्नात ऐसे होते हैं जो हमारी दुनिया में आ और जा सकते हैं। ऐसा करने के लिए उन्हें एक गेटवे की जरूरत होती है जिसको फिजिक्स या एस्ट्रोनॉमी में वर्म होल कहते हैं। इन जिन्नात में कुछ हसीन और खूबसूरत होते हैं। इनकी जिंदगियों में भी कुछ गहरे राज छुपे होते हैं और कुछ जिन्नात कभी कभी इंसान के आशिक हो जाते हैं और इंसानों की मोहब्बत में गिरफ्तार हुआ करते हैं। ये कहानी एक ऐसे मखलूकात अजायब की है जो एक खूबरू दोशीज़ाए हसीनो पैकर थी, जिसका सामना एक दिन एक जवान इंसान से हुआ। इस अजीब दास्तान इश्क में कुछ ऐसे गहरे राज है जिसका इंसान कभी भी तसव्वुर नहीं कर सकता। इस खूबसूरत मोहब्बत की दास्तान को मुकम्मल सुनने और लुत्फ अंदोज होने के लिए आप चैनल वो कहानियाँ को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। इसके अलावा वीडियोस को लाइक और कमेंट करने के साथ साथ जरूर शेयर करें। मार्च मंगल की सुबह मेरे दोस्त कामरान की कॉल आई, रोते हुए कि उसके वालिद का इंतकाल हो गया। हम बचपन से बहुत करीबी दोस्त थे। मैं फौरन उसके घर की तरफ रवाना हो गया। कामरान को अपने वालिद से बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी, इसलिए उसकी हालत बहुत ख़राब थी। मुख्तसर ये कि जनाजा असर के वक्त हुआ और यासीन आबाद वाले कब्रिस्तान जाते जाते मगरिब हो गई। मैयत को दफनाने के बाद सब लोग कब्रिस्तान से वापस निकलने लगे, मगर कामरान जाने पर राजी न हुआ। सबके इसरार पर उसने कहा कि कुछ देर और रुक जाता हूँ, फिर मैं वापस आ जाऊंगा। उसके भाई ने मुझे कहा कि तुम कामरान के साथ रुक जाओ, इसे लेकर घर आ जाना। किस्सा मुख्तसर, हम दोनों कब्र के पास ठहरे रहे। इस रात चांद की 10 तारीख थी, मगर बादलों की वजह से चांद कभी नजर आता था, कभी गायब हो जाता था और कभी अंधेरे कभी उजाले में हम दोनों कब्र के पास बैठे रहे। कब्रिस्तान का रखवाला और गोरकन उस वक्त शबीर नाम का बूढ़ा शख्स था। जब देर हो गई तो वो हमारे पास आया और कहने लगा, अब तुम लोग घर जाओ, रात के वक्त कब्रिस्तान के इस हिस्से में रुकना ठीक नहीं है। कामरान तो अपने गम में था। मैंने हस्ब आदत उस बूढ़े का मजाक उड़ाया कि चाचा, हमें भी तो कोई जिन भूत दिखाओ, कब से आरज़ू है कोई चुड़ैल, कोई परी हम पर भी आशिक हो। बूढ़े शबीर चाचा ने कानों को हाथ लगाया
और कहने लगा, बेटा तुम्हारी उम्र से दुगने वक्त से मैं यहाँ गोरकन हूँ। यहाँ की कहानियाँ बताऊंगा तो तुम यकीन नहीं करोगे। बेहतर है मेरा कहा मान लो और चले जाओ, या कम से कम रोशनी वाली जगह जाकर बैठ जाओ। हम दोनों ने उसकी बात अनसुनी कर दी और थक हार कर वो चला गया। मजीद कुछ देर गुजर जाने के बाद मुझे लगा जैसे कोई भीनी भीनी सी खुशबू मेरे दाई तरफ से आ रही है। कामरान मेरी बाई तरफ था। मैंने उसकी तरफ देखा और पूछा, तुम्हें कोई खुशबू महसूस हो रही है? कामरान कहने लगा, हाँ काफूर की। मैं खामोश हो गया क्योंकि काफूर की खुशबू से बिल्कुल अलग खुशबू थी जो दिमाग पर सवार होने वाली थी। कुछ देर में मुझे वाज़ह महसूस हुआ मेरी दाई जानिब कोई है। मैंने अंधेरे में आंखें फाड़ कर देखा तो भी मुझे कुछ नजर नहीं आया, मगर सरसराहट महसूस होती रही और खुशबू मजीद तेज हो गई। मैं अपनी जगह से उठा और दाई तरफ घूम फिर कर अच्छी तरह देखा, मगर कुछ नजर न आया। खुशबू चारों तरफ फैली हुई थी। कामरान मेरी परेशानी भांप गया और पूछने लगा, क्या बात है? मैंने बताया कि मुझे किसी के चलने की सरसराहट बार बार सुनाई दे रही है और खुशबू फैली हुई है। कामरान उठकर मेरे पास आकर खड़ा हुआ और हम दोनों दाएं बाएं अच्छी तरह देखते रहे, मगर हैरत अंगेज तौर पर वो खुशबू और चलने की आवाज मुझे वाज़ह महसूस होती रही, मगर कामरान उसे मेरा वहम करार देता रहा। मैंने मोबाइल की टॉर्च जलाई हुई थी और कामरान के वालिद की कब्र से हम काफी दूर निकल आए थे। चलते चलते अचानक मेरे पाँव किसी नरम जगह में धंस गए और मैं मुंह के बल गिर पड़ा। गिरने के बाद जब संभला तो एहसास हुआ मैं किसी लंबूतरे से गड्ढे में गिरा हुआ हूँ और मेरे जिस्म के नीचे कुछ चुभ रहा है। इतनी देर में कामरान ने अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन कर ली और गड्ढे में रोशनी फेंकी तो मेरी सांस जैसे रुक सी गई। मैं हड्डियों के किसी ढांचे पर पड़ा हुआ था और एक खोपड़ी मेरे मुंह के दाईं तरफ थी जिसकी आंखों की जगह गड्ढे थे। हजार बहादुर होने के बावजूद मैं कांप गया और दिल जैसे सीने से बाहर निकलने को बेताब। कामरान ने हाथ बढ़ाया और मैं उसका हाथ पकड़कर बाहर निकल आया, मगर जिस्म पर जैसे कपकपी सी तारी हो रही थी। कामरान के मोबाइल की रोशनी से मैंने अपना मोबाइल ढूंढा और चाहकर भी दोबारा उस गड्ढे में देखने की हिम्मत नहीं हुई, मगर एक बात जो मैंने वाज़ह महसूस की वो खुशबू थी जो उस गड्ढे से आ रही थी और सुर्ख रंग का कपड़ा मिट्टी में दबा हुआ जिसे मैं देख नहीं पाया। मुख्तसर ये कि कपड़े झाड़ कर हम वहां से निकले और कामरान के घर आ गए, मगर मैं मस्जिद नहीं बैठ पाया। बार बार वो खोपड़ी मेरी आंखों के आगे आ जाती थी। कामरान के घर से मैं वापस अपने घर आया और नहा धोकर कमरे की लाइट बंद करके लेट गया। रूटीन के बरक्स न मोबाइल इस्तेमाल करने का दिल चाहा, न ही खाना खाया। मुख्तलिफ ख्यालों में खोया मैं नींद की आगोश में उतरता चला गया। रात के किसी पहर मुझे महसूस हुआ जैसे मेरे सीने पर और पूरे जिस्म पर कोई बोझ सा है। इस बोझ से मेरी आंख खुल गई। कमरे में गुप अंधेरा था। मैंने उठना चाहा, मगर मुझे लगा जैसे मेरा जिस्म बेजान हो गया है। अपनी पूरी जान लगाने के बावजूद मैं हरकत करने से कासिर था। चंद लम्हों में जब हवास बहाल हुए तो मुझे वो कब्रिस्तान वाली खुशबू कमरे में हर तरफ फैली हुई महसूस हुई और बुरी तरह दिलो दिमाग पर असर अंदाज होने लगी। अचानक मुझे अपने कान के पास सरगोशी सी सुनाई दी, इमरान। मेरे पूरे जिस्म पर कपकपी सी तारी हो चुकी थी, मगर मेरा जिस्म हरकत करने से कासिर था और ऊपर से वो खुशबू मेरे हवास बोझल कर रही थी। मेरी आदत है गर्मियों में टी शर्ट और शॉर्ट्स पहनना। मैंने वाज़ह महसूस किया मेरी गर्दन पर कोई चीज हरकत कर रही है, जैसे किसी की उंगलियां मेरी गर्दन सहला रही थी। मैंने दुआएं, आयात, विरद याद करने चाहे, मगर जिस्म के साथ साथ जैसे जहन भी खाली था। मेरा पूरा जिस्म पंखा चलने के बावजूद पसीने में शराबोर हो चुका था। अचानक अबू के खांसने की आवाज ने सारा तिलस्म तोड़ दिया। अबू तहज्जुद के लिए उठे थे और वुजू करने मेरे कमरे के सामने से गुजर रहे थे। अबू की आवाज के साथ ही मेरे जिस्म से बोझ खत्म हो गया और मैं झटके से उठ बैठा। मेरा सारा जिस्म पसीने में भीगा हुआ था और कपकपी सी तारी थी। जिस्म पर बहुत देर बाद हवास बहाल हुई। बहुत देर बाद
جب جسم پر حواس بحال ہوئی تو میں نے اٹھ کر لائٹ جلائی۔ کمرے کی وہ سرگوشی اور بوجھ تو دوبارہ محسوس نہیں ہوا، مگر کمرے میں وہ خوشبو ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ صبح تک سو نہیں پایا میں بہت دیر بستر پر کروٹیں بدلتا رہا، حتیٰ کہ سورج سر پر آ گیا۔ چھوٹی بہن ناشتے کے لیے بلانے آئی تو میری حالت دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ سرخ سوجی ہوئی آنکھیں اور تیز بخار۔ امی ابو پریشان ہو گئے اور پڑوسی ڈاکٹر کو بلایا، جس نے چیک اپ کر کے کچھ دوائی دی۔ اس دوا کے اثر سے میں سو گیا۔ آنکھ کھلی تو شام ہو چکی تھی۔ بخار ختم تو نہیں ہوا تھا، مگر حرارت کم ہو گئی تھی۔ مگر جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا مجھے رات کے تصور سے وحشت ہو رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کچھ ہونے والا ہے۔ ایک مستقل بے چینی کی کیفیت مجھ پر طاری تھی۔ رات کا کھانا کھا کر حسب معمول میں اپنے کمرے میں آ گیا اور کمپیوٹر آن کر لیا۔ کچھ دیر کمپیوٹر پر کام کرتا رہا کہ اچانک دل جیسے دھک کر کے رک سا گیا۔ چاروں طرف اندھیرا سا چھا گیا۔ اگلے لمحے خود کو تسلی دی، معمول کی لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے لائٹ گئی تھی، مگر بہت دیر تک دل کی دھڑکن معمول پر نہ آ سکی۔ انتظار کرتے کرتے جب کافی دیر گزر گئی اور لائٹ نہ آئی تو میں نے کمرے کی کھڑکی کھول دی جو صحن میں کھلتی تھی اور شرٹ اتار کر بستر پر لیٹ گیا۔ لائٹ کا انتظار کرتے کرتے جانے کب آنکھ لگ گئی۔ اچانک جسم پر بوجھ سا محسوس ہوا اور میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے اٹھنے کی کوشش کی، مگر پچھلی رات کی طرح جسم بے جان اور کمرے میں چاروں طرف وہ بھینی بھینی سی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ لائٹ اب تک نہیں آئی تھی اور کمرے میں گپ اندھیرا تھا۔ کسی وقت چاند بادلوں سے جھانکتا تھا تو روشنی کی کرنیں کمرے کو منور کرتی تھی، مگر میں سر اور پورا جسم ہلانے سے قاصر تھا اور مجھے واضح محسوس ہو رہا تھا مجھ پر کسی جسم کا بوجھ ہے، مگر وہ حالت ایسی تھی کہ خوف کے مارے میرے رونگٹے کھڑے تھے اور جسم حرکت کرنے سے قاصر تھا۔ میں نے جسم کی ساری طاقت مجتمع کر کے چیخنا چاہا، مگر بے سود۔ میں آواز نکالنے سے بھی قاصر تھا۔ مجھے اپنے کانوں کے پاس گرم گرم سانسیں محسوس ہوئی اور کھلکھلاتی سی ہنسی جو سرگوشی میں میرا نام پکار رہی تھی۔ مجھے یوں لگا جیسے میرا دل ہی بند ہو جائے گا۔ کچھ دیر اسی کیفیت میں گزری، پھر مجھے محسوس ہوا وہ بوجھ میرے جسم پر سے ہٹ گیا ہے، مگر جسم ابھی تک حرکت کے قابل نہیں ہوا، نہ منہ سے آواز نکالنے کی کوشش کامیاب ہوئی۔ مجھے محسوس ہوا اس کی نرم نازک انگلیاں میرے چہرے سے پھسلتی ہوئی گردن تک آ رہی ہے۔ خوف و وحشت سے میرا برا حال تھا اور سانس جیسے رک سی رہی تھی اور دل سینہ پھاڑ کر باہر آنے کو بےتاب تھا۔ پھر مجھے گرم گرم سانسیں اپنے کان کے پاس محسوس ہوئی اور اس انجان آواز نے سرگوشی کی، عمران ڈرو مت۔ اس سرگوشی سے بجائے ریلیکس ہونے کے ڈر کے مارے بستر گیلا ہونے والا تھا۔ بہت دیر تک وہ سانسیں کبھی کانوں کے پاس کبھی چہرے پر محسوس ہوتی رہی، مگر کوئی لمس محسوس نہیں ہوا۔ آہستہ آہستہ میرے دل کی دھڑکن معمول پر آنے لگی، مگر خوف و وحشت ابھی بھی مجھ پر طاری تھی۔ اس پر وہ خوشبو میرے حواسوں پر سوار ہو رہی تھی اور میں اس خوشبو میں ڈوبتا جا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد ایک دم سے کمرے کی کھڑکی ایک زوردار آواز سے بند ہو گئی، حتیٰ کہ ہوا کا نام و نشان نہیں تھا اور کچھ گرمی کچھ خوف سے جسم پسینے میں ڈوبا ہوا تھا۔ کھڑکی بند ہوتے ہی وہ خوشبو میرے ہوش و حواس پر اتنی چھا چکی تھی کہ میں عجیب کیفیت میں تھا اور میں محسوس کر رہا تھا کہ میرا جسم حرکت کرنے سے قائل ہے۔ میں کھڑکی سے باہر چاند کی چاندنی کا منظر دیکھ کر اپنا دھیان ہٹانا چاہتا تھا اور گھر کے صحن کے اوپر جو آسمان کی طرف نظر اٹھائی تو فضا میں ایک ہیولا نظر آیا جو نیلے رنگ کا تھا، جو دھیرے دھیرے میری طرف بڑھ رہا تھا۔ جب وہ میرے قریب پہنچا تو اس کے اندر ایک حسین دوشیزہ نسوانی وجود سی نظر آنے لگی۔ اس کی آنکھیں نیلے رنگ کی اور اس نے قدیم زمانے کا چولا نما گہرے نیلے رنگ کا لبادہ پہنا ہوا تھا۔ اس کے لمبے لمبے بال دونوں اطراف سے گرے ہوئے تھے، گلابی رنگت پر گہرے سرخ ہونٹ، گھنی پلکیں، بڑی ہی خوبصورت ستارے کی مانند جسم چمکدار۔ میں نے اتنی حسین دوشیزہ کا وجود اپنے وہم و گمان میں بھی تصور نہیں کیا تھا۔
اس کے جسم کے ارد گرد ایک نورانی حالہ سا محسوس ہو رہا تھا۔ آہستہ آہستہ وہ ہیولا میرے بیڈ کی طرف زمین پر اتر گیا اور بہت نرمی اور نزاکت سے چلتا ہوا میرے بائیں طرف بیڈ کے پاس آ کر رک گیا اور اس نے اپنا مخروطی ہاتھ میری طرف بڑھایا۔ میں جیسے اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھا، ایک نشے کی سی کیفیت طاری تھی مجھ پر، اس پر اتنی حسین دوشیزہ اور وہ خوشبو، ان سب نے مل کر میری سوچنے سمجھنے کی صلاحیت جیسے سلب کر لی ہو۔ میں نے اس کا بڑھایا ہوا ہاتھ تھام لیا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے ریشم سی نرم ملائم سی کوئی چیز میں نے تھام لی ہو۔ میں اس کا ہاتھ پکڑ کر بستر سے اٹھ گیا۔ جیسے ہی میں بستر سے اٹھا، اچانک سے مجھے لگا جیسے میں کسی دوسری دنیا میں پہنچ گیا ہوں۔ میری نظروں کے سامنے سے سارے پردے جیسے ہٹ گئے ہو۔ مجھے دیواریں شفاف نظر آنے لگی اور دور دور تک دیواروں کے پار سے نظر آنے لگا۔ دوسرے کمرے میں امی ابو سوئے ہوئے نظر آئے، ایک کمرے میں دونوں بہنیں سوتی ہوئی نظر آئی۔ ہماری دیوار پڑوسیوں کی دیوار سے ملی ہوئی تھی۔ میں نے اس طرف نظر ڈالی تو ہمارے پڑوسی ڈاکٹر اور ان کی بیوی نظر آئی۔ میں چاروں طرف حیرانگی سے دیکھ رہا تھا اور وہ دوشیزہ مجھے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ چاروں طرف نظر گھماتے میری نظر اپنے بستر پر پڑی تو جیسے دل سینے سے نکل کر باہر آ گیا میرا۔ میں نے کیا دیکھا، میرا بے جان جسم آنکھیں بند کیے بستر پر موجود لیٹا ہوا تھا اور میں اسے بستر کے برابر کھڑا دیکھ رہا تھا۔ کیا میں مر گیا ہوں؟ کیا یہ کوئی فرشتہ ہے جو روح قبض کرنے آیا تھا؟ بہت سے خیالات نے دماغ پر جیسے یلغار کی اور مجھے لگا جیسے میرا جسم ہواؤں میں تحلیل ہو رہا ہو اور میں ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گیا۔ نہ جانے میں کتنی دیر تک ہوش و حواس سے بیگانہ رہا۔ آہستہ آہستہ میری آنکھیں کھلی اور ارد گرد کا ماحول دیکھنے کی کوشش کی، مگر میری چاروں طرف اندھیرا تھا۔ مجھے آہستہ آہستہ سارے واقعات یاد آنے لگے۔ کیا میں مر چکا ہوں؟ کیا میں قبر میں ہوں؟ میرے اوپر چادر ہے یا کفن؟ بہت سے سوالات نے میرے ذہن پر یلغار کی اور میرا سر درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ تب مجھے خیال آیا کہ کیا قبر میں سر کا درد بھی ہو سکتا ہے؟ عقلی جواب آیا، نہیں، مطلب قبر نہیں ہے یہ تو کون سی جگہ ہے؟ میں نے اپنی جگہ سے اٹھنے کی کوشش کی مگر شدید کمزوری اور نقاہت محسوس ہوئی اور سانس پھولنے لگی۔ میں واپس لیٹ گیا۔ میرے چاروں طرف سیلن کی باس پھیلی ہوئی تھی اور میں کمرے میں بستر کے بجائے کسی لکڑی کے تخت پر دراز تھا اور مجھ پر جو چادر تھی اس میں سے کافور کی خوشبو آ رہی تھی۔ ایک بار پھر میرا دماغ بھٹکنے لگا، اگر میں مرا نہیں ہوں تو یہ کافور کیوں چھڑکا گیا ہے مجھ پر؟ میں نے آنکھیں بند کر لی اور اپنی طاقت بحال کرنے کی کوشش کرنے لگا اور گہرا سانس لینے کی کوشش کی تو مجھے محسوس ہوا میرے گلے میں کوئی دھاگا بندھا ہوا ہے۔ میں ایک بار پھر حیرانگی کا شکار ہو گیا کیونکہ میں تعویذ گنڈوں پر یقین نہیں کرتا اور نہ کبھی پہنا تھا۔ پھر یہ دھاگا ہے کیا ہے جو میرے گلے میں ہے؟ ابھی انہی سوچوں میں گم تھا کہ تیز چرچراہٹ کے ساتھ کمرے کا دروازہ کھل گیا۔ دروازہ کھلنے سے روشنی جو اندر پڑی تو اندازہ ہوا کہ رات کا وقت ہے اور چاند نکلا ہوا ہے۔ اس کی روشنی میں نے آنے والے شخص کا جائزہ لیا۔ الجھے ہوئے بال، بے ترتیب بڑی ہوئی داڑھی، گلے میں رنگ برنگی مالائیں، ہاتھوں میں چھوٹے بڑے کڑے اور انگلیوں میں انگوٹھیاں، سیاہ رنگ کا لمبا چولا جس پر جگہ جگہ پیوند لگے ہوئے تھے، 60 سال کی عمر، جریوں بھرا چہرہ اور اس پر بڑی بڑی سرخ آنکھیں جو مجھے گھور رہی تھی۔ اس فقیر نما شخص کے پورے جسم میں قابل ذکر صرف اس کی آنکھیں تھی جن سے چنگاریاں سی پھوٹتی محسوس ہو رہی تھی۔ میں اس کی نظروں کی تاب نہ لا سکا اور میں نے گردن موڑ کر کمرے کا جائزہ لینا شروع کیا۔ یہ کمرہ نہیں، جھونپڑی تھی جس میں ایک کونے میں مٹی کا پانی کا گھڑا، چند برتن اور استعمال کی کچھ اشیاء موجود تھی اور پورے کمرے میں سوائے اس تخت کے کوئی چیز نہیں تھی جس پر میں لیٹا ہوا تھا۔ میں نے اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کی تو بوڑھے کی بھاری اور پاٹدار آواز سنائی دی، لیٹا رہا بالک، 3 دن بعد ہوش آیا ہے تجھے، کچھ دانا پانی کرتا ہوں میں۔
हैरत अंगेज तौर पर उसकी आवाज़ उसके वजूद के मुकाबले में बहुत भारी और गंभीर थी, दिल में उतर जाने वाली। मेरे जवाब का इंतज़ार किए बिना वो फ़कीर नुमा साधु बाहर निकल गया। मैं अब तक नहीं समझ पा रहा था मैं कहाँ हूँ और ये कैसे मुमकिन है 3 दिन बेहोश रहूँ मैं। सारे वाक़ात मेरे जहन के पर्दे पर किसी फिल्म की तरह चलना शुरू हो गए और मुझे सब याद आने लगा। किस तरह मैं उस दोशीज़ा की सुल्फों का असीर हुआ था और कैसे मैंने अपने वजूद को बिस्तर पर और जिस्म लतीफ़ या रूह को जिस्म से बाहर देखा था। अभी मैं ये सब सोच रहा था कि कमरे का दरवाज़ा खुला और वो साधु फ़कीर एक मिट्टी का प्याला लिए कमरे में दाखिल हुआ और मुझे थमा दिया। इस प्याले में कोई गाढ़ा बदबूदार सियाल नुमा मादा था जिसे बास उठ रही थी। फ़कीर की आवाज़ आई, सोच मत बालक, इसे पी जा, सब सवालों के जवाब मिल जाएंगे तुझे। समय का इंतज़ार कर, दलदल में फंसा हुआ है तू, निकलना चाहता है तो सोच मत, बस पी जा इसे। कालकी की मजाल नहीं इधर का रुख करे। मेरे समझ में उसकी बातें नहीं आई, मगर उसकी गरिजदार आवाज़ और माहौल के ज़ेर असर मैंने दिल सख्त करके प्याला होंठों से लगा लिया और उबकाइयाँ रोकते हुए ना चाहते हुए भी वो बदबूदार सियाल होंठों से नीचे उतार लिया और प्याला वापस साधु को दे दिया। मैं उससे बहुत कुछ पूछना चाहता था, मगर वो जवाब दिए बिना कमरे से बाहर निकल गया और जाते जाते ताकीद कर गया, कमरे से कदम बिल्कुल बाहर मत निकालना। हैरत अंगेज तौर पर उस बदबूदार सियाल से मेरे जिस्म की तवानाई पूरी बहाल हो गई, जैसे वो कोई एनर्जी ड्रिंक हो। न मुझे भूख महसूस हो रही थी न कमजोरी। मैं तख्त पर उठकर बैठ गया और जेबें चेक की, मगर सब जेबें खाली थी। तब मुझ पर इंकिशाफ हुआ, मैं घर के कपड़ों में नहीं बल्कि मेरे जिस्म पर भी चोला नुमा लिबास है और काफूर की खुशबू इसी लिबास से फूट रही है। इतनी देर में साधु कमरे में दाखिल हुआ और इतनी वक्त बाद पहली बार उसके चेहरे पर मुस्कुराहट नजर आई और साधु के होंठों से आवाज निकली, वाह बालक, उठ गया तू। जानता था मैं, पत्थर का जिगर पिलाया है तुझे मैंने, घोड़े जैसी शक्ति है इसमें। चल उठ, तुझे सैर करवा कर लाऊं अपनी बस्ती की। मैं जैसे गैर मुरई ताकत के ज़ेर असर उठा और साधु के साथ झोंपड़ी से बाहर आ गया। बाहर निकलते ही एक जहान हैरत मेरा मुंतज़िर था। जिस झोंपड़ी से मैं निकला था उसके कुछ दूर एक और झोंपड़ी थी और दोनों झोंपड़ियां चारों तरफ कब्रों से घिरी हुई थी। चांद की रोशनी बादलों से झांक रही थी और अंधेरे उजाले में जहां तक नजर जा रही थी कब्रें नजर आ रही थी और ऊंचे नीचे टीले ताहद निगाह फैले हुए थे। मैं चाहकर भी इस सवाल को होंठों तक आने से नहीं रोक सका। कौन सी जगह है ये? कौन है आप? और मैं यहाँ कैसे हूँ? कौन लाया है मुझे? जब मैंने बोलना शुरू किया तो सवालात खुद ब खुद मेरे मुंह से निकलते चले गए। साधु ने जमीन से पत्थर उठाया और गंदी सी गाली देकर एक तरफ उछाल दिया। मैंने देखा तो कोई कुत्ता या गीदड़ कोई हड्डी मुंह में दबाए हुए था, जो पत्थर खाने के बाद हड्डी छोड़कर भाग निकला। ससुरे चैन नहीं लेने देते कब्रों में भी। ये कहते हुए साधु फकीर हड्डी की तरफ बढ़ा और उठाकर एक खुली कब्र के अंदर वो हड्डी उछाल दी। इसी लम्हे चांद बादलों से निकल आया और ये देखकर मेरा सांस सीने में ही रुक गया कि वो हड्डी किसी इंसान के बाजू की थी और खुली कब्र में इंसानी ढांचा पड़ा हुआ था। फकीर साधु मेरी हालत से बेनियाज दूसरी झोंपड़ी की तरफ बढ़ा। उसने न ही मेरे सवालों के जवाब देने की जहमत की, न पलट कर देखा कि मैं आ रहा हूँ या नहीं, और चलता हुआ उस झोंपड़ी में दाखिल हो गया। मैं तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर उसके पीछे झोंपड़ी में दाखिल हुआ तो साधु लात मारकर किसी को उठा रहा था, जो मेली कचेली चादर में लिपटा जमीन पर सो रहा था। ये झोंपड़ी कुछ बड़ी थी, जिसमें एक तरफ लकड़ियों का चूल्हा, बर्तन, कुछ आम रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया और कुछ बिस्तर नुमा चीजें थी। उठ रे, बाहर तेरे ससुराली दावत मना रहे हैं। कब से कह रहा हूँ कब्र पाट दे। साधु जोर जोर से चिल्ला रहा था, साथ उस जमीन पर लेटे आदमी को ठोकरे मार रहा था। अच्छा बाबा, सुबह भर दूंगा, बहुत नींद आ रही है। चादर के अंदर से आवाज आई,
हैरत अंगेज तौर पर साधु बजाय मजीद कुछ कहने के वापस पलटा और मेरा हाथ थामकर झोंपड़ी से बाहर निकल आया। मेरा हाथ थामे साधु बहुत देर चलता रहा और आखिरकार एक टीला नुमा जगह पर बैठ गया और मुझे भी बैठने का इशारा किया। साधु की आवाज गूंजी, कुछ देर में सूरज चढ़ जाएगा, तेरे वाले वारिस आ जाएंगे तुझे लेने। पहली बार उस कालकी ने रूह निकाली थी तेरी, इसलिए सुध-बुध खो दी तूने। चूस जाएगी कालकी तुझे, मैं चाहूं भी तो तुझे नहीं बचा सकता, क्योंकि तू बचना नहीं चाहेगा। मैं देख रहा हूं तेरी आंखों से, चल ये गंडा उतार दे अपने गले से। मैंने तजब्जुब से साधु की तरफ देखा, मगर उसकी आंखों में कतियत देखकर खामोशी से गले में डाला हुआ धागा उतारकर उसकी तरफ बढ़ा दिया। तू जाया कर देगा इसे, साधु की आवाज आई और उसने वो धागा अपने गले में पहन लिया। मेरे जहन में लातेदार सवाल हथौड़ों की तरह दस्तक दे रहे थे। बाबा, ये कालकी कौन है? ये सब क्या है? मुझे बताओ। आखिरकार हिम्मत जमा करके मैंने सवाल किया। साधु ने घूरती आंखों से मुझे देखा और कहने लगा, समय का इंतजार कर, सब जान जाएगा तू, मिट्टी में मिट्टी हो जाएगा तू, नफ्स का गुलाम है। ये कहते हुए उसने अपनी उंगली से एक अंगूठी उतारकर मेरी तरफ बढ़ा दी, जिसमें सफ़ेद रंग का नगीना जड़ा हुआ था। जब ये काला हो जाए तो समझ लेना तेरा टाइम पूरा हो गया, ढील खत्म हो गई। इससे आगे बढ़ेगा तो मौत को गले लगाएगा। बस जा, अब तेरी सवारी आ रही है। मैंने आजिज़ी से उसकी तरफ देखा। बाबा, मेरी मदद करो। मैंने हाथ जोड़ दिए।